So today we are going to start the integration, and we have done the differentiation, maxima, minima, trigonometry and functions. Basically integration is just opposite to the differentiation in simple language. यानी जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने किए हैं, जिस टाइप से डिफरेंशिएशन को सॉल्व किया है, उसके जस्ट अपोजिट फॉर्मूले यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं। जैसा मैंने बोला ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट है तो इसको एंटी डेरिवेटिव बोल रहे हैं। फिर नीचे मैंने लिखा है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है, जिसका लिमिट फिक्स ना हो। दूसरा ये है कि इंटीग्रेशन को आप फिजिक्स में पढ़ा के और क्यों रहे हो और इसकी जरूरत क्या पड़ रही है। बेसिकली क्या है कि कोई भी चेंजेस जब बहुत स्मॉल होते हैं तो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लाने के लिए मैं तुम्हें इसमें बताऊं तो एक जैसे सिंपल सा है, किसी ने पूछा कि बताइए यहाँ पर ये कोई रेक्टेंगुलर लैमिना टाइप का दिया हुआ है, इसका लेंथ L दिया हुआ है और इसकी विड्थ B दी है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि इसका एरिया बताइए, तो एरिया होगा लेंथ और विड्थ। क्लास 7th और 8th के बेस पे हम लोग इसको जल्दी से बता सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और उसका रेडियस R दिया, फिर पूछा बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या है, तो आंसर होगा पाई R स्क्वायर। इजिली मेंसुरेशन से या जो पढ़ा उससे हो जाता है। अब मान लो कि कहीं पर एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, एक कोई ऐसे लाइन जा रही है, ये ऐसे बढ़ती जा रही है और मैंने यहाँ पे बोला कि ये एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू बी पे खत्म हो रहा है और ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर वाई लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। अब मुझे इसका एरिया निकाल के दो, तो ये एरिया हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इस टाइप का जिगजैग होते हुए का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो सोचो अगर फॉर्मूला नहीं है और मैं क्लास 7th स्टैंडर्ड पे जाके ही करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास एक रास्ता है कि मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन लूँ जहां पर मुझे एक पतली सी स्ट्रिप मिले और मैं ये मानूं कि ये हाइट y1 है और यहाँ पर ये मान लूं कि ये हाइट इसका y1 है और जो थिकनेस है वो इसका छोटा सा dx है और इसको माना dx1। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ये dx क्या है, तो dx मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, dx इतना छोटा पार्ट है कि अगर हमारे पास 1 मीटर की रॉड हो और उसको तुम लगभग 1 साल तक उसके छोटे छोटे पीसेस करते जाओ, तो वो जो स्मॉल पोर्शन आएगा वो dx, यानी बहुत ही छोटा। तो अब दूसरे आए, उन्होंने फिर बोला कि यहाँ तक सीधा जा रहा है, एक एलिमेंट यहाँ बना लूं और इसकी हाइट यहाँ से समझने की कोशिश करना, ये तुम्हें क्लियर करेगा y2। और ये जो थिकनेस है बहुत छोटा सा, इसको dx2 मान लो। ऐसे ही एक छोटा सा यहाँ पर लो और इसको y एक्सिस पर लेके जाओगे तो मान लो इसका y3 है और ये वाली जो थिकनेस है वो dx3 है। ये हाइट। अब मैंने पूछा इसके एरिया निकालो, तो किसी ने कहा कि यार एरिया निकालना होता है जब स्ट्रिप का, तो जैसे पहले का y1 हाइट है, थिकनेस dx1 है, मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे का y2 हाइट है, थिकनेस है yx2 कर दो। और ऐसे ना nth बना दो, nth मतलब यहाँ भी बनाओ यहाँ भी बनाओ। तो ऐसे अगर बनाना शुरू करोगे और फिर इनका सम कर दो, इन सबको ऐड करो तो तुम्हें यहाँ तक का ना एरिया मिल जाएगा। लेकिन सोचो इस एक्टिविटी को करने में हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन करने में तुम्हें 2 महीने लग जाए। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मैथ के सामने। तो लोगों ने बोला इसको अगर शॉर्टकट में लिखना है तो समेशन जो छोटे छोटे जो भी पार्ट है उनके एडिशन को शो करता है। तो बोला इसको ऐसे लिखो y dx और यहाँ पर i इक्वल 1 से चलो n तक जितने हैं उन सबका सम करो तो आपको एरिया मिल जाएगा। मैथमेटिकली ये बात सही है। क्यों मुझे छोटा करना पड़ा? क्योंकि इस स्ट्रिप का एरिया मैं निकाल सकता हूँ लेंथ और विड्थ से, इसका भी एरिया लेंथ और विड्थ से निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे ना एक स्ट्रिप टाइप की दिखाई दे रही है जिसका एरिया निकालना हम लोगों को आता है। पर ऐसे कितने स्ट्रिप बनेंगे? लगभग 1 लाख 2 लाख। तो 1 लाख पहले ये स्ट्रिप बनाओ, फिर इनका एरिया निको, फिर उन सबको सम करो, तो ये तो 1 महीना चला गया। तो ऐसे तो बहुत दुखी हुए लोग, बहुत परेशान थे। ऑल विल स्ट्रगल। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, तो सबने सोचा कि यार इसको अगर ऐसे करेंगे तब तो आगे की पढ़ाई हो नहीं पाएगी, तो ये तो सब पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारी हेल्प की न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा कि मैं आपको एक ऐसा टेक्निक देता हूँ जिससे ये एक लाइन में सॉल्व हो सकता है, जो काम आप 1 मंथ में नहीं कर पाओगे मैं उसको 10 सेकंड में करवा दूंगा। तो लोगों ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कोई भी एक स्टेप मान लो कहीं पर भी, जैसे मान लो मैं इसको ले लूँ
और y2 की हाइट को मैं y से लिखूं, तो क्या उन्होंने बोला कि पहले y लिखो फिर dx लिखो, ठीक। और इस समेशन साइन को एक साइन उन्होंने स्पेशल दिया ऐसे, ये जो स्टाइलिश सांप जैसा बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये बना साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली ऐसा ही क्यों बना, क्योंकि अगर मैं समेशन को कहीं पर भी लिखूं, जैसे मान लो मैं लिखना चाह रहा हूं समेशन, तो समेशन लिखने में पहला जो लेटर है वो एस आता है, तो एस को थोड़ा बड़ा करके स्टाइलिश बनाओ तो ये ऐसे एस बनेगा। इसके अंदर उस फंक्शन को लिख दो y इंटू डी एक्स, और y इंटू डी एक्स लिखने के बाद, क्योंकि समेशन बेसिकली समेशन रिप्लेस बाय साइन ऑफ इंटीग्रेशन बाय द न्यूटन, यानी उन्होंने समेशन को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे टर्म को एक साथ सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक मैथ में बनाई जिसका नाम रखा गया इंटीग्रेशन। फिर उन्होंने बोला जहां से ये ग्राफ शुरू हुआ यानी 0 से, यहाँ पे 0 रख दो, और जहां पर ये खत्म हो रहा है b, वहां पे b रख दो, और इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हारे पास एरिया आ जाएगा। अब दूसरी चीज इसमें ये आई कि ये ए और बी जो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं इनका मीनिंग क्या है, तो इधर देखना, जैसे ये वाला सिंबल आया कि शुरू हुआ 0 पर, खत्म हुआ यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने बनाया y dx। अब मुझे ये इस पूरे ग्राफ का एरिया देगा, तो जो ये 0 लिखा गया इसको बोला उन्होंने कि इसको आपको बोलना है लोअर लिमिट, ठीक। और जो b है इसको बोलना है अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब समझ गए जहां से शुरू हुआ, तो लोअर लिमिट को फिजिक्स की लैंग्वेज में अपने दिमाग में रखोगे स्टार्टिंग पॉइंट, और अपर लिमिट को आप मानोगे एंड पॉइंट, जहां पे शुरू हो कोई भी चीज वो इनिशियल लिमिट बोला जाएगा, जहां पे खत्म हो उसको अपर लिमिट बोला जाएगा। ये हो गया। फिर अब हमारे सामने प्रॉब्लम आई कि सर ये सारी बातें तो ठीक है, मैं y dx को सॉल्व करूंगा कैसे। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो साइन है वो इंटीग्रेशन का है, dx यहाँ लिखा हुआ है वो छोटा सा एलिमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में मुझे करना है, और किसका इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर हुआ y का इंटीग्रेशन करना है। पर इस इंटीग्रेशन को हम करेंगे कैसे, उसके क्या कोई रूल है, उसके क्या कोई फॉर्मूले हैं, तो इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाएगा। पहले तुम ये सीखोगे कि कहीं पर अगर y dx लिखा हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। जब ये सॉल्व करना हमें आ जाएगा y dx, उसके बाद हम यूज करेंगे लिमिट। जब तक हम लिमिट यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन में, तब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरा जो आंसर आया है वो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ। इसीलिए इस टॉपिक में मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इनडेफिनिट, यानी वो इंटीग्रेशन जिसका स्टार्टिंग और एंड हम नहीं लिखेंगे। जनरली एक कांस्टेंट कोई भी लिख दिया करेंगे सी बी, जिसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन मुझे इसका स्टार्टिंग और एंड पता नहीं है। लेकिन अभी मेरा पर्पज है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको सॉल्व किया कैसे जाएगा। अगले पेज पर जब आते हैं तो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन बना हुआ, यहाँ पर मैंने लिखा x की पावर n इंटू डी एक्स। अब ये लिखा हुआ है कि इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहला जो फॉर्मूला आया वो ये कहा गया कि x की पावर n में +1 कर दो और डिवाइड भी कर दो +1 से। ये इस पोर्शन का इंटीग्रेशन हो गया, यानी जो भी पावर है उसमें 1 ऐड किया, x n+1 और डिवाइड बाई n+1। अब तुम्हें इसमें ये तो पता नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पर हुआ, तो उसके लिए बोल दिया आगे कहाँ तक जाएगा पता नहीं, एक वर्ड यूज कर दो c, और c को बोला जाएगा इसको सिंपली बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। तो पहले हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं और यहाँ पर बोलूं कि x की पावर 2 लिखा हुआ है और dx लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करिए। अभी तुम सिर्फ ये सीखने जा रहे हो कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो n का वैल्यू हमें 2 आ रहा है। इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज करूं तो n+1 यानी 2+1 डिवाइड बाई 2+1, लिमिट दी नहीं है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया,
तो इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखा जाएगा? 2 + 1 हुआ 3, ये भी हुए 3, तो ये आएगा 1/3 x की पावर 3 और प्लस c आ गया। इसी टाइप से जैसे मान लो यहाँ पर किसी ने दे दिया कि t का पावर 4 और dt, इसका इंटीग्रेशन करिए, तो यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा n का वैल्यू कितना 4। जब इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो लिखोगे 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1। लिमिट ध्यान से देखो, या नहीं दी गई है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है। जब भी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगर लिमिट पता नहीं है तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यहाँ पे c लिख दिया जाता है। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सॉल्व कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर तुम ये आदत डाल लो कि अगर लिमिट नहीं है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मुझे लिखना है। तो इसका आंसर कितना आया? 1 5 हो गए और t की पावर 5 हो गया और प्लस का c हो गया। अब मैंने एक और बात बोली थी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो अपोजिट के लिए मैं देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लो इसका जो आंसर आया वो कितना आंसर आया, मैं इसको एक फंक्शन बना देता हूँ, y = x की पावर 3/3 + c, यही आंसर आया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो चलिए अगर मैं इसी आंसर को डिफरेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या होता था डिफरेंशिएशन का? nx n-1। तो पहले इस पावर यहाँ पर कितनी है? 3, तो 3 को लाइए पहले, और पहले से 3 मौजूद है, x n-1, 3 - 1 हुआ, प्लस c एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है 0 होता है। देखिए 3 से 3 यहाँ पे कट गया, फाइनल आपको क्या मिला? x²। मिला कि नहीं? तो जो x² देखो यहाँ पे दिया हुआ था, x² का जब इंटीग्रेशन किया तो ये आया, उसी को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो फिर वही x² आ गया। मतलब ये एक दूसरे के उल्टे है। किसी भी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो उसका जो आंसर आएगा उसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो वही चीज आ जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है। हो गया। अगर मान लो यहाँ पर यही चीज मुझे चेक करनी है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो 1/5 तो रहेगा, nx n-1, 5t 5 - 1 हुआ इसका डिफरेंशिएशन, प्लस c एक कांस्टेंट है जिसका 0 होगा। देखिए 5 से 5 कट गए और t की पावर फिर से 4 आ गया, और यही t की पावर 4 का इंटीग्रेशन किया था। तो सिंपली एक चीज दिमाग में आ रही है कि कोई भी फंक्शन अगर उसका इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वही चीज वापस आ जाती है। तो ये एक एंटी डेरिवेटिव होता है। तो अब इसमें और आगे जाने से पहले अब देखना, जैसे 2-3 चीजें और मैं इसमें बेसिक बता दूं फिर आगे चलते हैं। जैसे मान लो अपन लोग के पास केवल लिखा हुआ है dx और कुछ भी नहीं दिया, ऐसी चीजें बार बार आएंगी। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0 और dx लिखा हुआ है। अगर कुछ भी यहाँ नहीं दिया है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे पता चलेगा n का वैल्यू 0 है। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 + 1 और 0 + 1, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है क्योंकि लिमिट नहीं दी है। तो ऊपर देखिए x बचेगा, नीचे 1 बचेगा और c, तो इसका आंसर हो गया x + c। यानी मुझे ये पता है कि अगर मैं dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो x आएगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। ये पहला एग्जांपल समझ आया। इसी तरह मान लो कभी फ्यूचर में यहाँ dt लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसको करेंगे तो t + c आएगा। इसी तरह मान लो कहीं पे d थीटा लिखा हुआ है तो इसको करूंगा तो थीटा + c आएगा। इसी तरह से अगर कहीं dy लिखा हुआ है तो उसका y + c आएगा। तो एक रूल मुझे ये पता हो, ठीक। अब ये क्वेश्चन हो गए। अब ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, या हम लोग कह सकते हैं कि टाइप नंबर 1। अब थोड़े और एग्जाम्पल देखें। अब मान लो मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल और ले लूं, एग्जाम्पल 2 टाइप। तो देखना, जैसे मान लो इसमें एक फंक्शन दिया है 3t² प्लस का 2t और प्लस का 4, एक ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो ये पूरा इसमें t का फंक्शन दिया है, तो यहाँ पर लिखना है dt, यहाँ पे बनाना है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब मान लो किसी ने बोला इसको सॉल्व करो, तो क्या करेंगे आराम से समझना। पहले लिखने का तरीका देखो, किसी भी कांस्टेंट का कोई भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हम नहीं करते। तो 3 को लिखा, इधर से मैंने मल्टीप्लाई किया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर था t², इधर से क्या आएगा dt, और आगे चले जो साइन बीच में था वो रहेगा,
2, इधर से आया साइन ऑफ इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई, तुम ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dt का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कांस्टेंट को बाहर लिखूंगा, तो ये 2 हो गया, यहाँ पर t और dt हो गए, फिर बीच में साइन प्लस का था, ये 4 है, और साइन इधर से क्या मिला, dt। ऊपर वाले फंक्शन को अगर साइन ऑफ इंटीग्रेशन को मैं अंदर ले जाऊं, कांस्टेंट को बाहर निकालूं और dt को राइट साइड से लाऊं, तो सिंपली ऐसे लिखोगे। अब देखो यहाँ पर 3 रहेंगे, n का पावर 2 है, तो रूल क्या कहता है, 2 + 1 अपॉन 2 + 1। आगे बढ़िए। अब ये नहीं कि इसके बाद फिर c लगा दो, c सबसे लास्ट में लगाना है, ये नहीं कि हर एक के बाद c लगाना शुरू कर दो। 2, यहाँ t पर कोई पावर नहीं है तो मैं 1 ले सकता हूँ, तो ये होगा 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 + 4। अभी मैंने बताया कि इस dt का इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ t आएगा, और लास्ट में एक बार लिख दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हर एक टर्म के साथ नहीं, लास्ट। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो ये 3 आएंगे कैंसिल, ये 2 आएंगे कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, t³ + t² + 4t और प्लस का c। ये इस फंक्शन का आंसर हो गया। मान लो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये एंटी डेरिवेटिव है, तो इसको देख लो, एक बार क्या करो, इसी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और देखो वही आता है कि नहीं जो यहाँ दिया था। तो टी क्यूब का करेंगे तो आएगा 3t², t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2t, 4t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 रहेगा, t का होगा 1 और कांस्टेंट का होता है 0। तो क्या निकल कर आ गया, 3t² + 2t + 4। देखिए वही चीज वापस आ गई जो ऊपर देखी, यानी ये एंटी डेरिवेटिव होता है। अब मान लो एक एग्जांपल ये हुआ, एक और लेते हैं एग्जांपल 3। अब जैसे बेसिक में मान लो मैंने एक और यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऐसे साइन बनाया और यहाँ पे लिख दिया x² + x, केवल x, और यहाँ पे लिख दिया 4, एक सिंपल सा लिखा हुआ है, और ये हो गया dx। तो फिर इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, स्पीड बना सकते हो, 2 + 1, 2 + 1, फिर ये x पर कोई पावर नहीं है तो 1, 1 + 1, 4 के साथ कोई भी नहीं है, 4 × dx आया होगा जब मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये x आएगा। हो गया। अब देखो कितने आसानी से लिख सकते हो, 1/3 x³ x² 2 प्लस का 4x, लिमिट दी नहीं है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ऐसे जो बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का, वो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा अकेला भी लिख के आ जाएगा, जैसे मान लो बहुत जल्दी में लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं 100t का करिए, ये 100t लिखा है और ये dt लिखा है, कितना आएगा, 100 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, t पर कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1, 1 + 1 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये देखिए 2 से 100 को डिवाइड करोगे तो आएगा 50t² + c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये जो पहला बेसिक था, यहाँ से समझ में आया, रूल वही है, उसमें होता था nxn-1, यहाँ पर होगा n+1 डिवाइड बाई n+1। लिमिट अगर नहीं दी है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमें लिखना होता है, और ये डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव होता है। एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर किसी ने लिख दिया √t और dt, तो डरने की कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t की पावर -1/2 × dt। अब मैं चेक कर रहा हूँ तो n का वैल्यू -1/2 है, तो ये क्या होगा, -1/2 + 1 -1/2 + 1 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 + 2 डिवाइड बाई 2, ये -1 + 2 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ऊपर से देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, t की पावर 1/2, यहाँ पर आ रहा है 1/2 + c। तो फाइनल आंसर आ गया 2t 1/2 + c, या इसको लिखोगे 2√t + c। यानी एक सिंपल सा रूल है कि n की पावर ढूंढो, n+1 करो और n+1 से डिवाइड करो, बाद में c लिख दो अगर लिमिट नहीं दी गई है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे फॉर्मूला लिस्ट, दोनों को कंपैरिजन करते हुए उसको बनाते हैं, देखना। चलिए तो देखते हैं आगे, एक पूरी लिस्ट बना के रेडी करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिस्ट बनाई, जैसे इंटीग्रल फॉर्मूला
एक्स की पावर एन dx, इसका इंटीग्रल फॉर्मूला है एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन प्लस सी। अब मुझे इसका रिवर्स करना है, तो जो ये लिखा हुआ है अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं एक्स एन प्लस वन और एन प्लस वन प्लस सी को, तो देखना सबसे पहले जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर कितनी है एन प्लस वन, तो एन एक्स एन माइनस वन होता है, पावर पहले आएगी, फिर यहाँ x लिखा जाएगा, फिर इस n प्लस वन से माइनस वन करोगे और डिवाइड में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था n प्लस वन, और प्लस का c जो कि एक कांस्टेंट है ये होगा 0। तो अगर इसको सॉल्व करो तो देखो n प्लस वन कैंसिल हुआ और इस वन से ये कैंसिल हुआ, तो लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ गया x की पावर n आया कि नहीं, और x की पावर n को ही तुमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था। तो रिवर्स में साफ समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन आ रहा है। जब इंटीग्रेशन के आंसर को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे x की पावर n वही मिल गया जिसका मैंने इंटीग्रेशन किया था। अब जैसे दूसरा वाला इसका बनाना है रिवर्स में, क्या आया है dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, और जो इंटीग्रेशन होता है dx का अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूं तो देखिए क्या आता है, x का x के रेस्पेक्ट में 1, c कांस्टेंट तो 0, तो ये देखिए 1 आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो साफ देख सकते हो कि 1 dx लिखा हुआ है, तो 1 dx का यानी उल्टा हो गया। अब यहाँ देखिए याद ये रखना है कि sin x को जब इंटीग्रेट करोगे यानी dx तो याद करना है कि sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। अब मैं ये कंफर्म करना है कि जो ये फॉर्मूला मैंने याद किया कि जब मैं sin x को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस cos x आएगा, जबकि डिफरेंशिएशन जो साइन का होता है वो प्लस cos x होता है। तो इसको अगर एंटी डेरिवेटिव निकालूं यानी जो आंसर आया चेक करने के लिए मैंने उसी आंसर को क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया। अब मुझे पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, पीछे पड़ा है तो माइनस यहाँ एक पहले से चल रहा है और एक आ गया डिफरेंशिएशन का, कांस्टेंट का होगा 0, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए फिर से आ गया sin x और sin x का ही किया था। तो याद रखने वाली चीज ये है कि अगर एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर तुम्हें ये याद है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो फिर sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x। इसी तरह देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin x, जबकि अगर मैं इसी आंसर को यानी जो cos x का इंटीग्रेशन आया है माइनस sin x और प्लस का c, इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो साइन का क्या होगा cos और कांस्टेंट का होगा 0, तो ये देखिए आ गया cos x। यानी याद क्या रखना है cos x का इंटीग्रेशन होगा प्लस sin x, जबकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। अब यहाँ लिखा हुआ है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x जरा सोचो किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो याद है कि जब हम 10x का डिफरेंशिएशन करते थे तो sec स्क्वायर x आता था, तो उसका उल्टा सोचो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 10x, और अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव लिखूं तो बात तो वही है। क्या आंसर आया है sec x प्लस c, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी यहाँ पे जो sec स्क्वायर x का आंसर आया वो 10x, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए एंटी डेरिवेटिव निकालते समय 10x, तो यहाँ पे लिखो 10x प्लस c। 10x का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो याद होगा उसको लिखते थे sec स्क्वायर x और कांस्टेंट का होगा 0, तो ये आ गया। यानी आगे और बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अगला फॉर्मूला है sec x tan x, मुझे इसका इंटीग्रेशन लिखना है, तो सोचो डिफरेंशिएशन में sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो वहां पे जब हम sec x को डिफरेंशिएट करते थे तो फॉर्मूला होता था sec x tan x, तो उसका उल्टा सोचो तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x होगा, यहाँ लिख दो। अब सोचो cosic x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो आंसर है cosic x का और माइनस साइन आता था, तो फिर cosic x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा माइनस का cos x। एक फॉर्मूला लिस्ट अगले लेक्चर पे जाने से पहले तुम्हें ये याद करनी है, इसमें थोड़ा सा और भी है, एक और लिख लो। जैसे e टू दी पावर x को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये e टू दी पावर x ही आएगा, ये इंटरेस्टिंग है। और अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे e टू दी पावर x का तो डिफरेंशिएशन में भी e टू दी पावर x ही आएगा। तो आज केवल इतना रिवीजन में है, अब इसमें से
इसको तैयार करोगे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस निकालोगे। अब मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, सामने आंसर भी लिख दूंगा, उससे प्रैक्टिस करके तब अगले में जाएंगे। तो अब इसके बाद नोट करना है होमवर्क। 6 क्वेश्चन तो यहाँ पर है होमवर्क में, जैसे x की पावर 5 dx, ये इसका आंसर लिखा हुआ है। 100x ये आंसर है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये इसका आंसर है। और ये क्यूब रूट x प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट x, आंसर ये सामने है। sec x tan x का करो तो ये आंसर है। x की पावर -3 ब्रैकेट में x प्लस 1 dx, और आंसर ये 6। ऐसे और क्वेश्चन लो होमवर्क में थोड़े। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में cos x dx, ये इसका आंसर है। x क्यूब dx ये आंसर है। 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 50 dx ये आंसर है। 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x dx, ये इसका आंसर है। तो ये जो तुमने यहाँ सीखा है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और उसके बाद अगला वाला जो अपलोड करूंगा उसमें इसके आगे यानी रूल नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।